जय हिंद एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की सीरीज चल रही है और उसी सीरीज के अंदर आज हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिसका नाम है कोरियन पेनिनसुला क्राइसिस। कैसे कोरियन पेनिनसुला दो भागों में बढ़ गया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। कैसे नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कभी एक हुआ करते थे, कभी ये इतने पावरफुल हुआ करते थे कि वर्ल्ड इनसे डरा करता था, आज वो कैसे दो भागों में बढ़ गया और कैसे इनके ऊपर इतना उत्पीड़न हुआ, इतना ज्यादा इनके ऊपर कह सकते हैं कि एग्जाम मतलब इतने बहुत ज्यादा इनके ऊपर यातनाएं दी गई इनकी महिलाओं को, इनके यहाँ के बच्चों को, कि ये आज तक उस चीज को भुला नहीं पा रही है। क्या है ये कहानी, चलिए आइए। कोल्ड वॉर के समय की कहानी है, थोड़ा उसके इतिहास को भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि हुआ क्या क्या था। चलिए, जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड हिस्ट्री का फेमस टॉपिक है ये, है ना। और कोरिया पेनिनसुला में जो लड़ाई हुई थी, तो हमको ये भी जानना होगा ये। अच्छा, आपको एक फैक्ट बता दूं मैं, ये कोरिया की जो लड़ाई थी, जिसे हम 1950 से लेकर 53 के बीच में पढ़ते हैं, ये कोरियन पेनिनसुला की लड़ाई वर्ल्ड की पहली ट्रिगर पॉइंट माना जाता है कोल्ड वॉर के अंदर। वर्ल्ड का पहला ट्रिगर पॉइंट माना जाता है कि यही, ये कहा जाता है कि ये वर्ल्ड वॉर का पहला मिलिट्री क्या कह सकते हैं वॉर हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर के अंदर पहला मिलिट्री वॉर कोरिया से ही स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद आया था वियतनाम, आया था इंडिया, पाक आया था, काफी सारी चीजें फिर उसके बाद आई थी, अफगानिस्तान वगैरह। लेकिन सबसे पहले जो वॉर हुआ था कोल्ड वॉर का, वो था भाई कोरियन वॉर। चलिए आइए देखते हैं क्या है कोरियन वॉर, धीरे धीरे समझते हैं इसे, काफी छोटा टॉपिक है। चलिए, याद रखिए, पहले हम इसके इतिहास को भी समझेंगे, ठीक है। चलिए, 25 जून तारीख है, 25 जून 1950। 25 जून 1950 को कुछ नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स थे, वो 38 पैरेलल लाइन, जानते हो 38 पैरेलल लाइन जो कि क्या बनाती है? 38 पैरेलल लाइन एक बॉर्डर बनाती है, किसके बीच में भाई? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक बॉर्डर बनता है, जिसे कहते हैं 38 पैरेलल लाइन। और नॉर्थ कोरिया की 75,000 की सेना कहां घुस चुकी थी भाई? सीधा साउथ कोरिया के अंदर घुस चुकी थी और उन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया था। ये कहानी है, 25 जून 1950 को ये घटना हुई थी। चलिए इसके पीछे के इतिहास को भी समझते हैं। चलिए, तो इतिहास शुरू होता है उसका 7th सेंचुरी से। कब से स्टार्ट होता है? 7th सेंचुरी से। चलिए याद रखिए, 7th सेंचुरी के अंदर यहां पर सिला डायनेस्टी का रूल था। किसका रूल था? सिला डायनेस्टी का रूल था यहां पर। सिला डायनेस्टी का रूल था यहां पर। ये एक ऐसी डायनेस्टी थी जिससे लोग नाखुश थे, लोगों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी ये सिला डायनेस्टी। इसकी जो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी, इसकी कुछ पॉलिटिकल पॉलिसीज थी, जिसके चलते लोग इससे नाखुश रहते थे। लेकिन इसको जो समर्थन था सिला डायनेस्टी को, वो था चाइना का। ऊपर चाइना भी तो था। चाइना के अंदर चल रहा था उस समय चिन रूल। क्या चल रहा था? चिन रूल चल रहा था, चिन डायनेस्टी का रूल था। तो चिन डायनेस्टी का रूल जो चाइना में चल रहा था, उसका समर्थन था भैया साउथ कोरिया में चलने वाली सिला डायनेस्टी को। अब सिला डायनेस्टी के अंदर अगर कुछ भी होता था, उसके अगर प्रदर्शनकारी खड़े होते थे किसके खिलाफ? अगर सिला डायनेस्टी के खिलाफ, तो चाइना की तरफ से सोल्जर्स आकर उनको मार दिया करते थे, जिसकी वजह से उनका विश्वास बहुत बड़ा हुआ था। उनका विश्वास बहुत ज्यादा बड़ा हुआ था। लेकिन चाइना भी ये चाहता था कि भैया इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत अच्छी है। जो कोरिया था, मैं पूरे कोरिया की बात कर रहा हूं, जो कि कोरिया था, तो कोरिया की जो पोजीशन थी, उसकी जो लोकेशंस थी, उसकी लोकेशन काफी अच्छी थी। अगर जियो पॉलिटिकली देखा जाए तो उसकी लोकेशन इतनी अच्छी थी कि उसके पीछे जापान पड़ा हुआ था, उसके पीछे चाइना पड़ा हुआ था और उसके पीछे रशिया भी पड़ा हुआ था। ये तीनों चाहते थे कि ये हमारे टेरिटरी का पार्ट बन जाए। कौन सा? कोरिया। इसके पीछे ये तीनों पड़े हुए थे। ठीक है, दौर आगे बढ़ता है, लेकिन यही था कि इसको समर्थन किसका था? सिला डायनेस्टी को ये समर्थन हुआ करता था भैया, इन तीनों का हुआ करता था।
चलिए, फिर दौर थोड़ा और आगे बढ़ता है, और फिर दौर आगे बढ़ा, और दौर आगे बढ़ते ही एक कंट्री और निकल कर आई, जापान। जापान उस समय की सबसे ज्यादा पावरफुल नेशंस थी, सबसे ज्यादा मिलिट्री की पावरफुल जिसके पास थी वो थी जापान। ठीक है, तो 1894 के अंदर, कब की बात हो रही है भैया ये, 1894, 1894 के अंदर जापान और कोरिया का वॉर हुआ। किसका? जापान और कोरिया का 1984 के अंदर वॉर होता है, और इसके अंदर कौन जीत कर आता है भैया? जापान जीत कर आता है। कौन जीत कर आता है? जापान। मैंने क्या कहा था? जापान इतना ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा पावरफुल था जापान। आप ये सोचिए, जापान ने उस समय के कोरिया, रशिया के कुछ पार्ट पर, चाइना के कुछ पार्ट पर, इवन वियतनाम तक उसने अपना कब्जा किया हुआ था। जापान इतना ज्यादा पावरफुल था, उसके अंदर जो आप देखते हैं ना, ईंची ईंची करके घूमते रहते हैं जो लोग, है ना, वो उस समय इतने ज्यादा पावरफुल थे, उतने ज्यादा पावरफुल थे कि लोग इतना टिक नहीं पा रहे थे। अब आप सोचिए, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था, जर्मनी हार मान गया था, लेकिन जापान हार मानने वालों में से नहीं था, उसने नाक में दम कर दिया था अमेरिका के। इसी वजह से उनके ऊपर हिरोशिमा नागासाकी से बम डाला, हिरोशिमा नागासाकी जो सिटी थी, उनके ऊपर न्यूक्लियर बम डाला गया था। सोचिए, जापान बहुत ज्यादा पावरफुल नेशन था। तो फिर निकल के आया ये जापान ने 1894 के अंदर वॉर लड़ा और उसके अंदर जीत कर आया। इससे उसका क्या हुआ कि जापान पर, कोरिया पर उसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कोरिया पर उसने पूरी तरीके से उसने कब्जा कर लिया था। अब कोरिया किसके अंडर में आ गया था? अब जापान के अंडर में आ गया। अब इससे चाइना और रशिया दोनों मिर्ची लगने लगे भैया कि इसने कोरिया पे तो कब्जा कर लिया, हमारी जो हमको ही चाहिए थी ये जगह तो, ठीक है। और कब्जा करने के बाद फिर जो यूएसएसआर की कुछ टेरिटरी हुआ करती थी, किसकी टेरिटरी हुआ करती थी? यूएसएसआर भी क्या चक्कर में उस समय यूएसएसआर नाराज हुआ, क्योंकि यूएसएसआर भी चाहता था, जो रशिया था उस समय का, वो भी चाहता था कि ये टेरिटरी किसको मिले? हमको मिले। वो भी नाराज हुई ना, चाइना भी चाहता, जिसके चलते कि 1904 से 5 के बीच में युद्ध होता है रशियन एम्पायर के बीच में एंड जापान के बीच में। 1904 और 5 के बीच में रशिया और जापान का वॉर होता है, और इसी वॉर में फिर से जापान जीत जाता है, रशिया हार जाता है। कौन? जापान फिर से जीत कर आता है और रशिया हार जाता है। इससे उसकी कुछ टेरिटरी कब्जा कर लेता है। इससे समझ में आया जापान कितना पावरफुल था। एक आइलैंड कंट्री जिसने वर्ल्ड की नाक में दम कर दिया था, वो इतनी पावरफुल थी कि आज सब उसको इसलिए जानते हैं, चलिए कितनी अच्छी कंट्री है, यहाँ के लोग बहुत सभ्य होते हैं। और जापान, सिंगापुर, इसका वीजा तो नंबर 1 पे चलता है इनकी वीजा इंडेक्स में, तो कि हर कंट्री इनको वीजा देना चाहती है। फ्री वीजा एंट्री है मतलब इनकी, कि आपको बस पासपोर्ट होना चाहिए, आप पूरी कंट्री कहीं घुमाते हैं। किस लिए? क्योंकि बहुत सारे आदमी होते हैं, गंदगी नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, अच्छे से घूमते हैं, अच्छे से बात करते हैं, इनके एटिक्स बहुत अच्छे हैं, है ना, एटिकेट्स बहुत अच्छे हैं इनके अंदर, इसलिए। लेकिन पहले ये बड़े खूंखार हुआ करते थे, बहुत ज्यादा खूंखार हुआ करते थे एक समय पर ये लोग। चलिए, अब यहां भी कब्जा हुआ। अब क्या हुआ? ये जापान ने रशिया को हराया, और रशिया को हराने के बाद फिर जापान थोड़ा और आगे बढ़ता है और 1910 में एक ट्रीटी करता है, जिसके चलते 1910 में, यहां पे लिखा भी होगा, ये रहा, ठीक है, 1910 में ट्रीटी करके कोरिया को पूरी तरह से गुलाम बना लेता है। तो कोरिया पूरी तरीके से किसके अंडर आ जाता है? जापान के अंडर आ जाता है। और याद रखना, जैसे ही 1910 की ट्रीटी के बाद कोरिया जापान के अंदर आता है, जापान वो कहर मचाता है इनके ऊपर जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यहाँ की औरतों को घसीट कर लाता है अपने यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन के अंदर, वैश्यावृत्ति के अंदर इनको डाल दिया जाता है। यहाँ के जो सोल्जर्स हुआ करते थे, इनको कंफर्ट जोन समझ के इनके सेक्स स्लेव बना दिया था। इनको क्या बना था? इनको सेक्स स्लेव बना दिया गया था। इनको इतना ज्यादा उत्पीड़न किया गया था जिससे वो आज भी नहीं निकल पाते हैं। इसीलिए इनके लिए नफरत बहुत ज्यादा है। किसके किसके बीच में? जापान और कोरिया के बीच में बहुत ज्यादा नफरत है इनके इतिहास को लेकर। जापान वालों ने बहुत गलत किया है इनके साथ, इनकी महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बहुत गलत किया है। अगर कुछ भी होता है तो इनको मार दिया जाता था। इतना ज्यादा गलत किया था इनके बाद जापान वालों ने। इतना तो भाई अंग्रेजों ने भी इसी साथ नहीं किया होगा, ठीक है, कि वहां की महिलाओं को सेक्स स्लेव बना के रखा गया था। किसके लिए? सोल्जर्स के लिए।
सोचिए आप, ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं भैया? कोरिया के अंदर। जापान जब उसमें रूल कर रहा था, इतना ज्यादा खूंखार हो रहा था जापान। चलिए ठीक है, ठीक है। फिर लेकिन 1910 निकल जाता है अपना, चलता है थोड़ा दौर आगे, और 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होते ही हमें क्या देखने को मिलता है कि अब जापान कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि अब जापान एक्सिस पावर में आ चुका था। ठीक है, किसमें आ चुका था? एक्सिस पावर के अंदर आ चुका था। एक्सिस पावर का पार्ट बन चुका था, जिसके अंदर जर्मनी था, जापान था और इटली था। अब इनके साथ ये आ चुका था। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है 1945 के अंदर, तो यहां पर जो जर्मनी था वो तो हार चुका था, उसने हार मान ली थी, हिटलर ने अपने आप की हत्या कर ली थी। लेकिन यहीं पर हमें जापान जो देखने को मिलता है, जापान हार मानने को तैयार नहीं था। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, और पर्ल हार्बर के हमला करते ही भैया अमेरिका हुआ इनसे नाराज, और 6 अगस्त और 9 अगस्त के ऊपर इन्होंने इनके ऊपर बम डाल दिया। कौन सा? एटम बम डाल दिया हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। हिरोशिमा नागासाकी पर बम डालते ही जापान ने कर दिया सरेंडर। भैया अब हम हार मानते हैं। तो फिर 1945 के अंदर जापान कर गया भैया सरेंडर। क्या कर गया? सरेंडर कर गया, जिसके चलते अब कोरिया हो चुका था आजाद। क्या हो चुका था? कोरिया हो चुका था आजाद, और 1945 के अंदर कोरिया को आजाद कर दिया। हालांकि ये बात तो 1943 में 43 में भी कह दी गई थी कि हम कोरिया को आजाद कर देंगे, लेकिन 1945 में आजाद हुआ था कोरिया। और कोरिया किससे आजाद हुआ था? जापान से आजाद हुआ था, उससे मुक्त हो चुका था। प्रेशर बहुत ज्यादा था, और ऐसे ही ब्रिटेन के ऊपर भी काफी प्रेशर था कि आपने जितनी भी कॉलोनी बनाई रखी है अपनी, उन सबको आजाद करो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन भी बन चुका था उस समय। इसीलिए भारत भी 1947 में 2 साल बाद आजाद हो चुका था। ब्रिटेन के ऊपर जिन्होंने गुलाम बनाए रखा था कंट्रीज को, वो सारी कंट्रीज कब जाकर आजाद हुई? जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, जब बाकी सारे नेशंस कहां आ चुके थे? वो अब दब चुके थे। ठीक है, तब जाकर ये आजाद हुए। चलिए, फिर ऐसे ही दौर आगे बढ़ता है, और जापान के रिलेशन कोरिया के साथ थोड़े बेहतर होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? थोड़े बेहतर होने लगते हैं। चलिए, ऐसे ही बेहतर जो चलते हैं अपने रिलेशन, वो थोड़े थोड़े और बेहतर होने लगे। और ऐसे ही फिर नॉर्थ कोरिया के अंदर एक अलग से, और साउथ कोरिया के अंदर एक अलग से सरकार बनने लगी। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक अलग से सरकार बनने लगी, और दोनों थी कि भैया नॉर्थ कोरिया में यूएसएसआर अपना पैर जमाने लगा, साउथ कोरिया में यूएसए अमेरिका अपने पैर जमाने लगा। अमेरिका चाहता था साउथ कोरिया के अंदर जो गवर्नमेंट बने वो बने कैपिटलिस्ट। कैसी बने? कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी, पैसे वाली सरकार बने। और यूएसएसआर रशिया चाहता था कि भैया नॉर्थ कोरिया के अंदर सरकार बने वो बने कम्युनिस्ट। कैसी बने? कम्युनिस्ट बने, जो लोगों की भलाई वगैरह करे। उन्होंने कहा है कि ऐसी सरकार बने। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? जी हाँ, लोगों ने अपने अपने क्या देख लिए, अपने अपने क्षेत्र बांट लिए। कि उन्होंने, अच्छा, जो 38 पैरेलल लाइन थी वो एक इमेजिनरी लाइन लेके चल रहे थे। क्या लेके चल रहे थे? एक इमेजिनरी लाइन है। 5 साल का एग्रीमेंट किया हुआ था इन्होंने कि 5 साल तक हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 5 साल के लिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को बांट दिया गया था कि यहां पर आपका रूल रहेगा, यहां पर मेरा रूल रहेगा। ये करके इनको बांट दिया गया था। 5 साल का एग्रीमेंट था। लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो भैया एडमिनिस्ट्रेशन यूएस रशिया, यहां पे कह सकते हैं यूएसएसआर, यूएस रशिया कमीशन को दे दिया गया। एक नया कमीशन बनाया गया था जो इसका रख रखाव किया करता था। इसका ज्वाइंट कमीशन कहा गया था उसे, ज्वाइंट यूएस रशिया ज्वाइंट कमीशन कहा गया था उसको। इसका रख रखाव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया था। किसका? जो उस समय नया नया कोरिया बनकर आया था उसका। ठीक है, चलिए, ऐसे ही फिर दौर आगे बढ़ता है। मैंने क्या कहा था आपको कि 1943 के अंदर एक कायरो में समिट हुई थी। जानते होंगे कायरो, जो इजिप्ट की राजधानी है। वहां पर इनकी समिट होती है, और वहां पर ये कहते हैं कि ठीक है हम कोरिया को आजाद कर देंगे। ओके, तो ये भी निकल कर आया। चलिए, फिर थोड़ा और दौर आगे बढ़ता है, और यूएसए क्या करता है? यूएसए को पता चला कि साउथ कोरिया के अंदर नॉर्थ कोरिया के कुछ खुफिया एजेंट एक्टिव हैं, जिसके चलते उन्होंने क्या देखा
कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, मार्शल लॉ लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मार्शल लॉ लगा देते हैं। और मार्शल लॉ आपको पता ही होगा मिलिट्री लॉ होता है, जिसके चलते वहां की जनता और ज्यादा भड़क गई और भड़कते ही उन्होंने यूएस के खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। जिससे देखो वहां की जनता ये चाहती थी हमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में नहीं बंटना, हमें यूनाइट कोरिया रखना है, हमें पूरा कोरियन पेनिनसुला एक रखना है, हम एक देश हैं। लेकिन वहां की राजनीति ने, दो देशों के टसल ने, अमेरिका और यूएसएसआर के टसल ने क्या कर दिया, वहां की राजनीति को बांट दिया, वहां के देशों को बांट दिया, उनके बीच में एक लाइन खींच दी। कौन सी? 38 पैरेलल लाइन। यही था अपना कोरियन पेनिनसुला। चलिए और दौर आगे बढ़ता है, और दौर आगे बढ़ते ही 1948 के अंदर, किसके अंदर? 1948 के अंदर इलेक्शंस होते हैं यहाँ पर। वे यूनाइटेड नेशन भी क्या करता है, थोड़ा सा प्रेशर बनाता है और 1948 के अंदर इलेक्शन कराते हैं। ठीक है, इलेक्शन कराए जाते हैं जहां पर नॉर्थ कोरिया में, आपको पता ही होगा, किम जोंग उन के पापा, सॉरी दादा, किसके? किम जोंग उन, वही छोटा सा आदमी जिसने अमेरिका की नाक में दम किया हुआ है ना? तो किम जोंग उन जो थे, उनके पापा किम इल सुंग, क्या नाम था उनके दादाजी का नाम, जो नॉर्थ कोरिया में बैठे हुए थे? किम इल सुंग। याद रखना है, किम इन सुल, किम इल सुंग, ये जीत कर आए। ये इन्होंने अपने देश का नाम रखा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया। साउथ कोरिया को कहा गया रिपब्लिक ऑफ कोरिया। क्या कहा गया? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यहां से जो लीडर निकल कर आए थे वो थे अपने साइमन नी। कौन थे? साइमन नी। साइमन नी यहां से एक लीडर निकल कर आए थे। अच्छा, यहां पर एक इंसिडेंट भी हुआ था। यहाँ पे एक जूहू करके एक आइलैंड था, जीजू, जीजू आइलैंड, जीजू आइलैंड था साउथ कोरिया के अंदर। इन दोनों ने एक दूसरे को इतना ज्यादा कट्टरपंथ में कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा नफरत थी साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के लीडर्स के बीच में। ये नहीं चाहते थे कि एक दूसरे का प्रभुत्व तो हमारे देशों में बना रहे, एक दूसरे का इन्फ्लुएंस हमारे देश के बीच में बना रहे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जहां भी अगर इनके देश में कोई भी किसी का समर्थन करता पाया जाता उसे गोली मार दी जाती थी। ऐसे जीजू आइलैंड था, जो याद रखना, जो जीजू आइलैंड था ये साउथ कोरिया के अंदर था, लेकिन इसके अंदर लोग थे वो समर्थन करते थे नॉर्थ कोरिया का। तो जो वहां के साइमन नी थे, उन्होंने अपनी फोर्सेस भेजी और 30,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इन्होंने, साउथ कोरिया के लीडर ने। किस चीज के चलते? और वही एक ट्रिगर पॉइंट था किस चीज का, कि भैया अब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया अलग होकर रहेंगे। वही एक ट्रिगर पॉइंट था। चलिए ठीक है, किससे हैं? चलिए ऐसे ही धीरे धीरे और वॉर आगे बढ़ता है। फिर याद अपना स्टार्ट होता है कोरियन सिविल वॉर, और कोरियन सिविल वॉर स्टार्ट होता है जीजू आइलैंड से। मैंने क्या बताया था? जीजू आइलैंड जो ये घटना हुई थी, इसके अंदर 30,000 लोगों को मारा गया था। उसके बाद सिविल वॉर स्टार्ट होता है। सिविल वॉर फिर रुकने का नाम नहीं लेता, सिविल वॉर रुकने का नाम नहीं लेता। 53 तक सिविल वॉर ही चलता है। लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, सेना एक दूसरे को मार रही होती है, नफरतें फैल जाती हैं लोगों के अंदर, है ना? चलिए, ओके, कोरियन सिटीजन चाहते थे कि क्या मिले हमें? कोरियन सिटीजन चाहते थे हमें यूनाइट कोरिया मिले। वहां के लीडर्स चाहते थे कि ये दोनों देश अलग हो जाएं। जीजू आइलैंड में 30,000 लोगों को मार चुके थे। अरे भाई, अलग चल रहा था, लेकिन कोई भी डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा था। लेकिन फिर बात आती है 25 जून की। मैंने क्या बताया था कि 25 जून को, क्योंकि जीजू आइलैंड वाली घटना इतनी बड़ी हो चुकी थी, इससे नॉर्थ कोरिया नाराज हो चुका था। फिर 25 जून 1950 को भाई क्या होता है, 75,000 ट्रूप्स, कितने? 75,000 ट्रूप्स नॉर्थ कोरिया के 38 पैरेलल को क्रॉस करके कहां पहुंचते हैं? साउथ कोरिया पर डायरेक्ट अटैक करते हैं और साउथ कोरिया को पूरी तरीके से कब्जा लेते हैं। साउथ कोरिया पूरी तरीके से कब्जाया जाता है और पूरी तरीके से उसको हत्या लिया जाता है साउथ कोरिया को। ये देखिए, ये है 38 पैरेलल लाइन, ठीक है। और साउथ कोरिया को पूरी तरह कब्जाने के बाद यहां से ये आती है आर्मी, पूरा कब्जा लिया जाता है 1950 के। लेकिन इससे होता है अमेरिका नाराज। लेकिन अमेरिका ये सोचता है, पहले तो कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर उसके बाद उसके दिमाग में आता है, अगर जैसे ही मैंने, जैसे अभी चाइना के अंदर मैंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन वहां पर कम्युनिस्ट सरकार बन चुकी थी, चाइना के अंदर कम्युनिस्ट सरकार बन चुकी थी। अगर मैंने कोरिया के अंदर भी कुछ नहीं कहा तो वहां भी एक कम्युनिस्ट सरकार बन जाएगी। तो उसको इंटरफेयर करना पड़ा। वो यूनाइटेड नेशन पहुंचा। यूनाइटेड नेशन के अंदर उसने क्या किया? यूनाइटेड नेशन के अंदर एक रेजोल्यूशन पास करवाया।
इसके चलते फिर यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस और यूएस की फोर्सेस दोनों कोरिया के अंदर आती। यहाँ पे इसकी सिटी है बुसान करके, आपने मूवी देखी होगी ट्रेन टू बुसान, मैंने तो काफी देखी, बचपन में देखते थे, है ना। तो बुसान करके यहाँ पर एक सिटी है, वहां पर पहले जापान से होते हुए, कहां से, जापान से होते हुए यूनाइटेड नेशन की जो फोर्सेस है, याद रखना यूनाइटेड नेशन और यूएन की जो फोर्सेस हैं, यूएस और यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस, वो इकट्ठा करके जापान, यहाँ पर एक आइलैंड है, कंट्री है, आइलैंड कंट्री, जापान में पहले घुसती हैं, जापान से बुसान जाती हैं, बुसान से यहाँ होते हुए यहाँ पर, अच्छा इनकी जो यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस है, इनके जनरल थे डगलस मैकार्थर, ठीक है, जो इनके आर्मी जनरल थे वो थे डगलस थे। अब डगलस का प्लान बहुत अच्छा था, काफी अच्छे स्ट्रेटेजिक क्या कहते हैं उसको, सोल्जर माने जाते थे, जनरल थे वो। तो उन्होंने पहले बुसान में घुसे, बुसान में घुसने के बाद उन्होंने वो 38 पैरेलल में होते हुए वहां पे सेनाएं बैठी हुई थी नॉर्थ कोरिया की, उसको पीछे करते हुए यहाँ योलो रिवर है चाइना की, वहां तक ले गए। लेकिन ट्रूमैन जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मना किया कि भैया इससे ऊपर मत जाइए, आप अगर इससे ऊपर गए तो फिर आप सीधा सीधा मारे जाओगे या फिर चाइना डायरेक्ट वॉर कर सकता है। लेकिन वो नहीं माने और वो ओवर कॉन्फिडेंस में चाइना के अंदर ही घुस गए, वो तो सीधा सीधा उन्होंने चाइना के अंदर फोर्सेस कर दी नॉर्थ कोरिया की। लेकिन इसी, है ना, तो हम देख रहे थे, वो थोड़ा सा लाइट की क्रॉसिंग हो गई थी बेटा, इसलिए। ओहो, ये बोर्ड भी आज नखरे मार रहा है। चलिए देखिए क्या है बेटा, मेरी लाइफ में तो ऐसा ही रहा है, पता नहीं कौन कौन नखरे मार के चला जाता है, आज तो बोर्ड भी नखरे मार गया। चलिए कोई बात नहीं, हम डगलस पर पहुंचते हैं। तो डगलस ने बुसान में पहुंचकर अपनी फोर्सेस को तैनात किया, बुसान से होते हुए ये निकले भैया यहां तक, और इन्होंने यहां पर जो केपीए थी, कोरियन पीपल्स आर्मी को पीछे किया, और कोरियन पीपल्स आर्मी को पीछे करते हुए चाइना तक पहुंचे। और हालांकि इनको मना भी किया था ट्रूमैन ने कि मत जाइए, लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस में थे, चले गए। और फिर वहां से सोवियत संघ की सेना का समर्थन लेते हुए चाइना की सेना, चाइना की जो आर्मी थी, उन्होंने फिर यहां पर हमला किया, और वो फिर डगलस की सेना को पीछे लेते हुए आए और यहां पर आकर रुक गए। और हालांकि ये सारी चीजें हो रही थी और यूएसए चुपचाप बैठकर देख रहा था। यूएसए जिसने इतनी सारी मेहनत की थी, डगलस अपनी गलती का जो भुगतान थे वो फिर बाद में नहीं कर पाए, और फिर डगलस ने यह भी कहा कि मुझे न्यूक्लियर पावर दे दीजिए, न्यूक्लियर पावर का यूज करने दीजिए। लेकिन बात कहां पर है, कोई आकर कि ट्रूमैन ने मना कर दिया। ट्रूमैन ने कहा नहीं, पागल हो रहे हैं क्या, तो यहां पर हम किसका न्यूक्लियर पावर का यूज करेंगे, क्योंकि रशिया के पास भी उस समय 1949 के अंदर रशिया ने भी अपने अंदर क्या कर लिया था, न्यूक्लियर पावर का यूज कर लिया था, वो भी न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री बन चुका था, है ना। तो ये सारी चीजें उसके अंदर हो चुकी थी। लेकिन फिर डगलस वापस, जैसे डगलस ने ये वाला प्रस्ताव रखा किस चीज का, कि भैया हमें क्या लेके आना है, हमें न्यूक्लियर पावर का यूज करना है, वैसे ही ट्रूमैन ने इनको वापस बुला लिया। तो डगलस जो थे उनको वापस बुला लिया गया था और वो वापस यूएसए के अंदर आ चुके थे। लेकिन फिर इसके बाद थोड़ा सा दौर आगे बढ़ता है, ये वॉर चलता रहता है। फिर दो देश सीट पर बैठते हैं। कौन बैठते हैं, दो देश सीट पर बैठकर सीज फायर करते हैं। अगर ऑफिशियली देखा जाए तो ये वॉर आज भी चल रहा है, कोरियन वॉर, क्योंकि आज तक यहां पर पीस ट्रीटी नहीं हुई है, शांति की कोई भी ट्रीटी नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ सीज फायर हुआ है, सीज फायर हुआ है। और इनके बीच में 2 किलोमीटर एरिया तक, कितना, 2 किलोमीटर एरिया तक डीमिलिटराइज्ड जोन बनाया गया है, जिसे एक तरीके से बफर जोन का काम करता है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डीमिलिटराइज्ड जोन है जो कि कोरिया के अंदर पाया जाता है। ओके, तो ये थी हमारी कुछ काय की कोरिया बनने की कहानी। लेकिन अगर इसी बीच में हम देखें तो याद रखना है आपको कि जो 1951 से लेकर 1953 तक, 1953 में एक्चुअली ये मतलब खत्म हुआ था, ये जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि एग्रीमेंट हुआ था, सीज फायर हुआ था, हालांकि पीस ट्रीटी नहीं हुई थी, ठीक है। ये सारी चीजें वहां हुई थी। तो और हमें एक चीज के अंदर और देखने को मिलती है कि यहाँ पर सोल्जर्स मरे, वो 1 मिलियन सोल्जर्स थे इस वॉर के अंदर। 3 साल के अंदर 1 मिलियन सोल्जर, मतलब 10 लाख सोल्जर्स का मर जाना, 3 मिलियन सिटीजन्स मतलब 30 लाख लोगों का मर जाना। सोचिए, मतलब 40 लाख लोग तो सीधा सीधा अफेक्ट हुए इससे, अब ना जाने कितने लोग तो इसके अंदर ये घायल भी हुए होंगे इसके अंदर, आप ये सोचिए। चलिए ठीक है, लेकिन दौर आगे बढ़ता है, और दौर आगे बढ़ते ही दोनों फिर 1991 के अंदर जैसे यूएसएसआर खत्म होता है, कोल्ड वॉर का एंड होता है, और फिर ये था कोरिया तो खैर अपने आप को आगे लेके चल ही रहा था। कोरिया के बाद फिर इसके
जो किम उल सुंग थे उसके बेटे आते हैं, फिर उसके पोते आते हैं अपने किम जोंग उंग, और फिर वो जितनी भी ट्रीटी थी उनको तोड़ते हैं, और उनको तोड़ते हुए वो अपने आप को न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री बनाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हम न्यूक्लियर कैपेबल बनेंगे, जिसके चलते चाइना और जापान और साउथ कोरिया को यूएसए ने अपनी छत्र छाया दी। कहा अगर आपके ऊपर यूएसए अगर किसी तरह का न्यूक्लियर हमला होता है तो क्या होगा, भैया हमारे यहाँ से भी न्यूक्लियर हमला। ठीक है, अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके से न्यूक्लियर हमला होता है तो भैया हम आपको उससे बचाएंगे, और यूएसए इसको बचाता है न्यूक्लियर हमले से, दोनों को अपने अम्ब्रेला के अंदर रखता है ये, इसीलिए इसको कहा जाता है न्यूक्लियर अम्ब्रेला गारंटी सपोर्ट ड्यूरिंग न्यूक्लियर अटैक। चलिए फिर ठीक है, तो अपने आप को 2003 में एनपीटी से बाहर निकालकर ये क्या करते हैं, अपने आप को वो कर लेते, इसको अपने आप को न्यूक्लियर कैपेबल बनाते हैं, जिसके चलते वहां पर जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और जापान था उसके अंदर थार्ड सिस्टम लगाया जाता। थार्ड यूएस का, जैसे हमारा S-400 है वैसे ही यूएस का थार्ड है, तो उसको लगाया जाता है कहां पर, साउथ कोरिया और जापान के अंदर, जिससे नॉर्थ कोरिया से बचाया जा सके। चलिए ये सारी चीजें थी, ठीक है, तो दौर ऐसे बढ़ता रहता है आगे, और कुछ नहीं, ये अपना कोरियन वॉर था जो कि 1953 के अंदर खत्म होता है। इंडिया के साथ ठीक ठाक रिलेशन चल रहे हैं हमारे, और वो चलते रहेंगे। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों से बढ़िया रिलेशन हमारे चल रहे हैं। ओके, चलिए, और वर्ल्ड पे बात देख लीजिए, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया है, ये इंडिया है, ठीक ठाक, और हमने ना यहाँ की नीति अपनाई, वहां ना वहां की नीति अपनाई, और इसी के चलते हम कहाँ पहुंच गए, नॉन अलाइंड मूवमेंट में पहुंचे। कहाँ पहुंचे, नॉन अलाइंड मूवमेंट में हमने एंटर किया था। तो हम नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट बने थे, तो जिसके चलते हम ना यहाँ के ना वहां के। ठीक है, चलिए, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो ये सारी चीजें कीजिए। कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच।